दोस्तों किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो क्लास है वो बीच में रुक गई थी और कंटिन्यू नहीं हुई है। तो ये जो फोर्थ क्लास है मैं वो दो पार्ट्स के अंदर है उसको मैं आपको डालूंगा यूट्यूब पर। तो आप प्लीज़ दोनों क्लासेस को कंटिन्यू वॉच करें। ठीक है, फर्स्ट क्लास के अंदर 20 MCQ मैंने आपको बता दिए। सेकंड क्लास में 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक क्लाइंट है एडमिट है, वो बर्न इंजरी उसको हुई है, बर्न का ये क्वेश्चन है और बर्न का क्राइटेरिया रूल ऑफ 9 हमें यूज़ करना है। जो उसका चेस्ट है, एंटीरियर चेस्ट है, एंटीरियर एब्डोमेन है और एंटीरियर जो होल लेग जैसे थाई वगैरह है वो क्या बर्न हो चुकी है। तो उसका हमें रूल ऑफ 9 यूज़ करके हमें कैलकुलेट करना है कि जो एरिया है वो कितना उसका बर्न हुआ है। तो ऑप्शन ए रहेगा 18%, ऑप्शन बी रहेगा 9%, ऑप्शन सी रहेगा 27%, ऑप्शन डी रहेगा 36%। तो दोस्तों रूल ऑफ 9 आप सभी को पता ही है। बॉडी के अंदर जो जो फ्रंट और बैक में जितना जितना वाटर का उसमें परसेंटेज दिया गया है तो वो चीज़ हमें काउंट करनी है। तो इसका ऑप्शन राइट है, 27% है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एंटीरियर चेस्ट एंड एब्डोमेन चेस्ट है। तो एंटीरियर साइड काउंट करेंगे तो 9% दोनों का होगा तो 18% रहेगा और एंटीरियर लेग का हम काउंट करेंगे तो 4.5 और 4.5 दोनों लेग का हम काउंट करेंगे तो 9% होगा। तो टोटल 18 और 9% हम मिलेंगे तो 27% जो इसका जो बर्न है वो राइट आंसर रहेगा। 22 नंबर एमसीक्यू है, ओनली सिंगल वर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सर्फेक्टेंट क्या है? सर्फेक्टेंट का पूछा गया कि सर्फेक्टेंट क्या होता है। सर्फेक्टेंट लिपोप्रोटीन होते हैं, सर्फेक्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं या मेटालोप्रोटीन होते हैं या हेम प्रोटीन होते हैं। तो दोस्तों सर्फेक्टेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए लिपोप्रोटीन होते हैं। लिपोप्रोटीन हमारा ऑप्शन ए और राइट आंसर रहेगा क्योंकि पल्मोनरी जो सर्फेक्टेंट है इज मेड बाय द लिपोप्रोटीन बाय फॉस्फोलिपोप्रोटीन। जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो कहते हैं लिपोप्रोटीन के फॉस्फोलिपोप्रोटीन पार्ट से बने होते हैं और वो क्या करते हैं सिक्रेटेड होते हैं बाय टाइप 2 सेल ऑफ द पल्मोनरी एल्वेओली की जो टाइप 2 सेल होती है उसके द्वारा उनका सिक्रेशन है वो होता है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पूछा गया है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसको कहा जाता है। दोस्तों नर्सिंग का इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि अगर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का बिटवीन द ब्लड एंड सेल के बीच में तो उसको एक्सटर्नल बोलेंगे। एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का ब्लड एंड लंग्स के बीच में तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू अगर हो रहा है तो उसको हम एक्सटर्नल एक्सपिरेशन बोलेंगे। तो दोस्तों दो तरह के रेस्पिरेशन यूज किए जाते हैं, एक होता है एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल रोटेशन क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल और टिश्यू। ठीक है, अगर आंतरिक श्वसन किसको कहेंगे, रक्त और कोशिकाओं सेल या ऊतक के बीच में अगर गैसों का आदान प्रदान होता है तो उसको इंटरनल रोटेशन इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से जानेंगे। एक्सटर्नल रोटेशन की बात करूं तो एक्सचेंज होगा गैसेस का बिटवीन दी ब्लड और लंग्स के बीच में। बाह्य श्वसन किसको कहेंगे, रक्त और फेफड़ों के बीच में अगर गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये दोनों आपको मैंने बताए। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 24 नंबर एमसीक्यू, अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया इज। हाइपोक्सिया का एमसीक्यू है। हाइपोक्सिया के अंदर क्या अर्ली साइन हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए रहेगा रेस्टलेसनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी, ऑप्शन बी रहेगा हेल्पलेसनेस की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, या ऑप्शन सी रहेगा होपलेसनेस रहेगा पेशेंट, या ऑप्शन डी रहेगा साइनोसिस की कंडीशन हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी। तो हाइपोक्सिया की जो कंडीशन है उसके अंदर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा कि रेस्टलेसनेस की जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए हमारा जो राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू 25 नंबर एमसीक्यू, दी नर्स, एक नर्स है वो क्या करिए कैरी करिए एक क्लाइंट को, एक पेशेंट को, उसको बक ट्रैक्शन लगाया हुआ है, मॉनिटर करेगी कि पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं ट्रैक्शन की वजह से, तो वो असेस करेगी कौन सी फाइंडिंग असेस करेगी जिसके द्वारा उसको पता लगेगा कि अगर ये ट्रैक्शन लगा रहे हैं तो इस ट्रैक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके अंदर कौन सा असेसमेंट कौन सा साइन है वो मतलब नर्स है वो नोट करेगी। ऑप्शन ए रहेगा कि उसको वीक पेडल पल्स वीक आ रही है, ऑप्शन बी रहेगा ड्रेनेज हो रहा है पिन साइड पर, कंप्लेन कर रहा है वो लेग डिस्कम्फर्ट की, या ऑप्शन डी रहेगा डीमोनस्ट्रेजिंग हो रहा है ब्रिस्क कैपिलरी रिफल के अंदर। तो ऑप्शन ए है वीक पेडल पल्स, अगर बक्सट्रैक्शन लगाया हुआ है उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो वहाँ पर वीक पेडल पल्स है वो प्रेजेंट होगी। ये जो साइन है हमें सबसे ज़्यादा इसको पकड़ना है और यही जो असेसमेंट हमें देखना है कि वीक पेडल पल्स वहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू 26 नंबर एमसीक्यू रहेगा कि एक पोस्टमार्टम इन्फेंट डिलीवरी हुई है, पोस्ट टर्म सॉरी
एक पोस्ट टर्म इन्फेंट डिलीवरी हुई है, एक बच्चा है पोस्ट टर्म का बच्चा है, उसको वेजाइनल डिलीवरी वहाँ पर हो रही है, उसको टेकीपीनिया की कंडीशन है, उसको ग्रंटिंग रिस्ट्रिक्शन की कंडीशन है, नेजल फाइलरिंग की कंडीशन है। तो 2-3 कंडीशन यहाँ पर बताई गई है। टेकीपीनिया की कंडीशन है, ग्रंटिंग रिट्रैक्शंस की कंडीशन है और नेजल फ्लेयरिंग की कंडीशन है। तो ये जो तीनों चीज़ मैंने आपको बताई, तो ये कौन सी कंडीशन के अंदर फाइंड होती है, कौन सी कंडीशन के अंदर फाइंड होगी? ऑप्शन ए रहेगा हाइपोकैलेसीमिया की कंडीशन वहाँ पर है, ऑप्शन बी रहेगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस वहाँ पर प्रेजेंट है तो रहेगा, या बच्चे के अंदर मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम हो गया है, बच्चे ने मेकोनियम एस्पायरेशन कर रही है तो दिक्कत आ रही है, या ऑप्शन डी रहेगा ट्रांजिशनल टेकीपीनिया ऑफ द न्यूबॉर्न उसके अंदर है। तो ये जो तीनों कंडीशन है वहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम है, इसकी वजह से ये जो तीनों कंडीशन है वो उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। 27 नंबर एमसीक्यू हमारा रहेगा कि मोस्ट कॉमन स्टैनिंग टेक्निक यूज की जाती है डिस्टिंग्विश करने के लिए ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के बीच में अंतर करने के लिए जो स्टैनिंग टेक्निक यूज की जाएगी तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ऑप्शन ए रहेगा ग्राम स्टैनिंग टेक्निक, ऑप्शन बी रहेगा झिली नीलसन टेक्निक, ऑप्शन सी रहेगा एसिड फास्ट स्टैनिंग, ऑप्शन डी रहेगा एल्बर्ट स्टैनिंग टेक्निक। तो दोस्तों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, फर्स्ट तो ग्राम इसमें नाम से ही पता चल रहा है तो ये ग्राम स्टैनिंग टेक्निक है, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की है तो ये ग्राम स्टैनिंग टेक्निक के नाम से जानेंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट 28 नंबर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अल्टीमेट एम ऑफ द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का एम पूछा गया है पीडियाट्रिक की क्लास में। ये जो क्वेश्चन है मैंने कराया हुआ है, तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि CHN की जितनी भी मैंने सक्सेस पॉइंट की साथियों 28 नंबर क्वेश्चन पे लिखा गया है कि अल्टीमेट एम ऑफ द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज टू प्रमोट। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है उसका जो इनिशिएटिव है प्रमोट करने के लिए अल्टीमेट एम पूछा गया है वो क्या रहेगा? फर्स्ट है इम्यूनाइजेशन, सेकंड रहेगा हॉस्पिटल डिलीवरी, थर्ड रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग और फोर्थ रहेगा फैमिली प्लानिंग। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का जो एम था तो वो था ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ साइटोस्कोप्स एंडोस्कोप एंड ब्रोंकोस्कोप। इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साइटोस्कोप है या एंडोस्कोप है या कोई ब्रोंकोस्कोप है, इनको जो स्टरलाइजेशन करने के लिए जिस दवाई का प्रयोग किया जाता है उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए रहेगा ग्लूटाल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी रहेगा एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी रहेगा मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा इथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, उनको स्टरलाइजेशन करने के लिए ग्लूटाल्डिहाइड ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा, ग्लूटाल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे जाते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ ए पेशेंट्स इन पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। पोस्ट ऑपरेटिव इम्यूनिटी के अंदर एक यूनिट है जहां पर सर्जरी के बाद के मरीजों को रखा गया है, वहां पर ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन अगर आती है तो सबसे प्रायोरिटी हम किस चीज़ पर हम ध्यान देंगे? तो ऑप्शन ए रहेगा कि अगर ऑक्सीजन लेवल 85% आ रहा है तो, रेस्पिरेटरी रेट अगर 14 से बीट पर मिनट चल रही है तो, टेम्परेचर अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमें उस पर अटेंशन देने की ज़्यादा ज़रूरत है, या ब्लड प्रेशर 110 ऑफ mmHg बाई 80 mmHg वहाँ पर है तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों ये जो तीन यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, बी सी और डी तीनों ऑप्शन वो है नॉर्मल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन लेवल सेचुरेशन लेवल है वो 85% है, उस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं कि पेशेंट है रिकवरी कर रहा है, जनरल एनेस्थीसिया शुड बी पोजीशंस इन। एक पेशेंट है उसको जनरल एनेस्थीसिया से क्या रिकवरी करवाई जा रही है, रिकवरी वो कर रहा है, तो उसको कौन सी पोजीशन के अंदर हम रखेंगे? ऑप्शन ए रहेगा स्पाइन पोजीशन के अंदर लेटाएंगे, ऑप्शन बी रहेगा कि फॉवलर पोजीशन के अंदर, ऑप्शन सी रहेगा ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन के अंदर, और ऑप्शन डी रहेगा साइड लेइंग पोजीशन के अंदर उसको रखेंगे। तो जो जनरल सर्जरी मतलब एनेस्थीसिया उसको दिया हुआ है, उसके बाद अगर पेशेंट को हम रिकवरी के टाइम में जिस कंडीशन में रखा जाए, जिस पोजीशन में रखा जाता है वो होती है साइड लेइंग पोजीशन टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन। एस्पिरेशन की कंडीशन कई बार पेशेंट जब वोमिटिंग वगैरह करता है तो जो मतलब मटेरियल कुछ जो फ्लूइड वगैरह है वो एस्पिरेट ना कर जाए, इससे प्रिवेंट करने के लिए उसको साइड लेइंग जो पोजीशन है वो प्रोवाइड कराई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ।
32 नंबर एमसीक्यू रहेगा, इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड नर्सिंग इंटरवेंशंस आर डायरेक्ट टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। मतलब ऑपरेशन के तुरंत बाद की अवधि में नर्सिंग अगर इंटरवेंशन देखते हैं तो निम्न केसेस में से सांस की जटिलता को रोकने के लिए हम क्या करेंगे। सांस की जटिलता को जो होती है तो उसको किस निर्देशित किया जाएगा, उसको एटीलैक्टेसिस के नाम से कहा जाएगा, उसको एम्फाइसेमा कहा जाएगा, उसको सीओपीडी कहा जाएगा, या उसको एआरडीएस कहा जाएगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। सर्जरी के बाद अगर बात करें तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो होती है एम्बोलिज्म वगैरह की, ब्लड क्लॉट वगैरह की। तो डीवीटी वगैरह, डीप वेन थ्रोम्बोसिस इसके अंदर बनते हैं, तो जो कि कहीं ना कहीं लंग्स में जाकर के, कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एटीलैक्टेसिस जो कि अल्वियोली वगैरह के अंदर जाकर के वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस कंडीशन को हम एटीलैक्टेसिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आज का हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हाउ फ्रीक्वेंट शुड द नर्स मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट्स इन द रिकवरी रूम। रिकवरी रूम में नर्स को रोगी के महत्वपूर्ण संकेतों को कितनी बार देखना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंट नर्स मॉनिटर कर रही है, वाइटल साइन चेक कर रही है रिकवरी रूम के अंदर पेशेंट का, तो वो कितने बार है रिकवरी रूम को वो संकेतों को निगरानी करेगी। एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट के अंदर, एवरी 60 मिनट 60 मिनट के अंदर, एवरी 30 मिनट के अंदर, और एवरी 45 मिनट के अंदर। तो इसका ऑप्शन ए रहेगा कि हर 15 मिनट के बाद है वो वाइटल साइन वगैरह उसके अंदर नोट डाउन करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। ए पेशेंट है जस्ट इज रिटर्न फ्रॉम द केयर यूनिट, उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट के अंदर से उसको लाया गया है, तो उसको हीमोरोइडेक्टमी इसको की गई है, हीमोरोइडेक्टमी उसको की गई है, और पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर उसको क्या दिया गया, सिट बाथ बताया गया एवरी मॉर्निंग उस पेशेंट को। तो नर्स क्या करेगी, अंडरस्टैंड करेंगे कि सिट बाथ उसके लिए क्यों जरूरी है। तो सिंपल सा फंड है, क्वेश्चन लेंथ ही बहुत बड़ा है, लेकिन पूछा सिर्फ सीट्स बात का जो कारण है वो पूछा गया कि वो हम क्यों देंगे। तो पेन टेंशन से रिलीव कराएगा, प्रमोट हीलिंग को प्रमोट करेगा, लोअर बॉडी टेम्परेचर उसको लोअर करेगा, या रिड्यूस पेन को रिड्यूस करेगा। ऑप्शन 4 हमारे पास रहेंगे। ऑप्शन बी प्रमोट हीलिंग, हीलिंग को वो प्रमोट करेगा, ये हमारा जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर रहेगा। सिट्स बात क्या करेगा कि प्रमोट हीलिंग में हमारी हेल्प करेगा, मदद करेगा, और ये इसके अंदर उपयोगी साबित होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू 35 नंबर एमसीक्यू रहेगा कि द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन द प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन इज। ऑपरेशन के बाद संक्रमण को रोकने के लिए जो सबसे उपयुक्त, जो महत्वपूर्ण जो तरीका, जो कारक यूज किया जाता है वो क्या होगा कि हमें क्या करना चाहिए। फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ द वुंड ड्रेसिंग, जो ड्रेसिंग है, जो जख्म की ड्रेसिंग की गई है उसको बार बार चेंज करना है। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक दी रही है उनको प्रॉपर उसमें डालना है। फ्लूड इनटेक ऑफ 2 से 3 लीटर उसको फ्लूड देना है पर डे, या प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का हमें यूज करना है। तो दोस्तों कोई भी वुंड है उसकी हीलिंग के लिए जो सबसे मेन काम रहेगा वो रहेगा अपना स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक हमें यूज करनी है। स्ट्रिक्ट क्या, ताकि हमें प्रॉपर ग्लव्स पहनने हैं, प्रॉपर मास्क पहनना है, प्रॉपर स्टाइल तरीके से हमें जो ड्रेसिंग करनी है। तो अगर स्ट्रिक्ट तरीका हम यूज करेंगे तो हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट उसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों आज का एक अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और एक अलग तरह का एमसीक्यू है जो कि आपको पिछले सीएचओ के एग्जामों में अभी देखने को मिला है। पिछले 2-3 जो एग्जाम सीएचओ के गए उनमें देखने का कि क्रॉस मैच का इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है अपने को, या क्रॉस मैच का जैसे क्वेश्चन आता है तो वो चीज़ इसमें अंदर फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या रहेगा, ऑटोनॉमी का मतलब सेल्फ डिटरमाइनेशन होता है। फाइडिलिटी का मतलब फेथफुलनेस होता है। वेरासिटी का मतलब ट्रूथफुलनेस होता है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब डेलीगेशन ऑफ वर्क होता है। तो ये जो वर्ड्स है इनके लिए मैंने टर्मिनोलॉजी की क्लास लगाई हुई है, तो आप प्लीज़ चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट के अंदर जा करके ये जो वर्ड है उन सभी को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो आप वहाँ पर जाके ये जो टर्मिनोलॉजी की क्लास लगाओगे तो उसके अंदर से आपको लगभग ये जो सारे वर्ड है वहाँ पे मिलेंगे और इनका मीनिंग पता लगेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने वो क्लास देखी है तो इस क्वेश्चन को करना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सीधा ही इसको हम हल कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑप्शन डी है, डेलीगेशन ऑफ द वर्क यहाँ पर
रॉन्ग आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का मतलब है वो अलग होता है। पिछली जो अभी जो पिछली क्लास है उसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है, तो प्लीज़ जाके आप पिछली क्लासेज है उनको ज़रूर विजिट करें। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवन एक्शन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या रहेगा कि जवाबदेही, समय की कार्यवाही, कॉन्सिक्वेंस एंड आउटकम, परिणाम और परिणाम की जिम्मेदारी होती है, अन्य सभी विकल्प इसमें अंदर सारे सही है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये रहेगा कि जवाबदेही जो होती है उसकी जो कार्यवाही है उसका परिणाम है, और परिणाम की जिम्मेदारी वो होती है, वो अकाउंटेबिलिटी होती है, खुद की होती है। क्वेश्चन नंबर 37, विच टाइप ऑफ द डाटा डज अस्कल्टेशन प्रोवाइड? कौन सा डाटा है वो अस्कल्टेशन के द्वारा प्रोवाइड होता है? ऑप्शन ए सब्जेक्टिव डाटा, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑप्शन सी रहेगा नर्सिंग डाटा, ऑप्शन डी रहेगा मेडिकल डाटा। तो दोस्तों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑप्शन तो दो ही इंपॉर्टेंट इसमें रखते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा अस्कल्टेशन के द्वारा मिलेगा या ऑब्जेक्टिव डाटा अस्कल्टेशन के द्वारा मिलेगा, तो ये चीज़ें सब्जेक्टिव डाटा नहीं रहेगा इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन, और इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डाटा हमें मिलता है पेशेंट के द्वारा और हमें अस्कल्टेशन कर करके उसको राइट डाउन करना होता है। तो राइट आंसर रहेगा बी इसका। क्वेश्चन नंबर 38, विच इन्फॉर्मेशन अबाउट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का क्वेश्चन है, लेबर का क्वेश्चन न आए एग्जाम में, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रसव के प्रथम चरण के अंदर अगर गर्भाशय का संकुचन हो रहा है तो उसके बारे में कौन सी जो जानकारी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, उसको हमें राइट डाउन करना पड़ता है। कौन सी है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। डायलेशन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुड बी मेजर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, 39 नंबर एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ दीज पैरामीटर शुड बी असेस्ड द फर्स्ट मिनट ऑफ द लाइफ इन न्यूबॉर्न? नवजात शिशु के जन्म के पहले मिनट में किन मापदंडों का मूल्यांकन करना चाहिए? तो अपगार स्कोर की दोस्तों मैंने क्लास डाली हुई है, अपगार स्कोर की क्लास आप देखेंगे तो डायरेक्ट एमसीक्यू है अपगार स्कोर से। ऑप्शन ए रहेगा गेस्टेशनल एज चेक करेंगे, सेक्स चेक करेंगे और मसल टोन चेक करेंगे। ऑप्शन बी रहेगा वेट, लेंथ एंड हेड सर्कमफ्रेंस चेक किया जाएगा। ऑप्शन सी रहेगा कलर, रेस्पिरेशन और हार्ट रेट चेक की जाएगी। और ऑप्शन डी रहेगा कि कलर, रेस्पिरेशन और उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कलर, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर चेक किया जाएगा फर्स्ट मिनट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग रिस्पॉन्स टू ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्लाइंट हु हैज फीलिंग टू डाइंग? मतलब एक मरीज है जो मरने से डरता है और उसको एमआई हो गया है, तो उसके लिए नर्स है वो उससे बात करेगी तो क्या चीज़ पूछेगी? सबसे पहले उसको पूछेगी कि आप, उसको कहेगी प्लीज बी अश्योर्ड वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन डू टू मेक योर फील बेटर। मतलब मैं हर वो कोशिश कर सकता हूँ, हर वो कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छा फील हो। या वो कहेगी कि जब डॉक्टर आएंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। या वो कहेंगे कि टेल मी अबाउट योर फीलिंग्स राइट नाउ, तुम अब जो फील कर रहे हो, जो तुम्हें प्रॉब्लम्स फील हो रही है वो आप मुझे एक्सप्लेन करें, मुझे बताएं। या ऑप्शन डी रहेगा कि दिस इज ए बैड सिचुएशन बट यू विल फील बेटर सून, कि ये एक बुरी स्थिति है लेकिन तुम जल्दी से अच्छा फील करोगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टेल मी अबाउट योर फीलिंग्स नाउ राइट नाउ, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है, ओपन इंडेड क्वेश्चन है, दैट एक्सप्लोर पेशेंट्स फीलिंग को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, 41 नंबर एमसीक्यू है, डिफरेंस बिटवीन दी ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर का पूछा गया है और डिग्री सेल्सियस के अंदर भी ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 1.6 डिग्री, ऑप्शन बी है 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 1 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी है 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों अगर ये सेल्सियस के अंदर पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फारेनहाइट के अंदर होता है तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो फाइव, ये दोस्तों यहीं पे क्वेश्चन गलत होता है, हमें इसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन हमारा 0.6 डिग्री सेल्सियस है, वो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 41 का। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट उसको होती है? तो एटीपी की रिक्वायर्ड होती है, एडीपी की रिक्वायर्ड होती है, इलेक्ट्रोलाइट की या बफर सिस्टम की। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब रिक्वायर होता है तो उसको एटीपी की ही रिक्वायरमेंट होती है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल आयन और मोलिक्यूल फ्रॉम एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एंड एरिया लो, मतलब एक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ कोई आयन और मॉलिक्यूल अगर कोई जा रहा है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन ए रहेगा इनहिबिशन के नाम से, ऑप्शन बी रहेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से, ऑप्शन डी रहेगा, सी रहेगा डिफ्यूजन के नाम से, और ऑप्शन डी रहेगा ऑस्मोसिस के नाम से। तो दोस्तों अगर कोई हाई सांद्रता से अगर निम्न सांद्रता की तरफ अगर कोई चीज़ मॉलिक्यूल कोई जा रहा है, कोई आयन जा रहा है, तो उसको हम डिफ्यूजन के नाम से जानेंगे। ऑप्शन सी बेस्ट हमारा राइट आंसर रहेगा।
और अगर कोई निम्न सांद्रता से उल्ट में जा रहा है तो उसका उल्टा ऑपोजिट रहेगा, तो उसको ऑस्मोसिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू 44 नंबर, डिफ्यूजन ऑफ द वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ही लिया इन्होंने कि अगर वो उसका उल्टा जा रहा है तो उसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा ऑस्मोसिस, अभी मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर। आईवी इन्फ्यूजन की ऐसी कौन सी जटिलता है जो क्या कि फुफ्फुसिया या हृदय रोग का विफलता का कारण बनेगी। ऑप्शन ए रहेगा इनफिल्ट्रेशन अगर हो रहा है, ऑप्शन बी रहेगा सर्कुलेटरी ओवरलोड अगर हो चुका है, तो ऑप्शन सी रहेगा इन्फेक्शन अगर हो चुका है, या ऑप्शन डी रहेगा पायरोजेनिक रिएक्शन अगर हो चुका है। तो आईवी इन्फ्यूजन की जटिलता में फुफ्फुसिया या हृदय रोग अगर होता है तो उसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा सर्कुलेटरी ओवरलोड उसके अंदर हो चुका है, सर्कुलेशन का ओवरलोड उसके अंदर हो चुका है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट होगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा कि आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस इन ए पेशेंट विद सीवियर डिहाइड्रेशन। गंभीर निर्जलीकरण से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके लिए कौन सा आईवी फ्लूइड हम लगाएंगे। हम 5% डेक्सट्रोज उसको लगाएंगे, हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन डीएनएस उसको लगाएंगे, या आईवी एल्ब्यूमिन उसको लगाएंगे, या उसको रिंगर लैक्टेट लगाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है। अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन कभी पैदा होती है, सीवियर डिहाइड्रेशन कंडीशन है, तो पेशेंट को रिंगर लैक्टेट जो RL जो फ्लूइड है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा 47 नंबर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज, निम्न में से कौन सा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए रहेगा 0.5% NS, 0.9% NS, 10% डेक्सट्रोज और 25% डेक्सट्रोज। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा हमारा 0.45%, मतलब 0.45%। अगर कोई नॉर्मल सलाइन हमारे पास है तो वो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, वो रहेगा। हाइपोथर्मिया की कंडीशन आ चुकी है। हाइपोथर्मिया है एक नियोनेट को करेक्टराइज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हाइपोथर्मिया की कंडीशन है वो सभी के द्वारा हो सकती है लेकिन एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट, अगर बच्चा हाइपर एक्टिविटी कर रहा है तो हाइपोटेंशन हो सकता है। ऑप्शन सेकंड है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर पेशेंट को है, एपीनिया है और टेकिपीनिया है। तो अगर इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी जो हाइपोथर्मिया है हो सकता है पेशेंट को, हाइपर एक्टिविटी के द्वारा हाइपोथर्मिया कभी नहीं होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी अगर डिस्ट्रेस है तो उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है। एपीनिया की कंडीशन और टेकिपीनिया की कंडीशन है तो उसके अंदर हाइपोथर्मिया की कंडीशन बच्चे में हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया के संकेत और लक्षण का मैं आपको थोड़ा बताऊं तो पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रक्शन है, डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन है, CNS डिप्रेशन है, एसेक्रोसाइनेसिस है, कोल्ड एक्सट्रीमिटी अगर पाई जाती है, लेथार्गी पाई जाती है, ब्रेडिकार्डिया पाया जाता है, एपीनिया पाया जाता है अगर पूर फीडिंग कर रहा है, या पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, टेकिकार्डिया है, वेट लॉस है और फेलियर टू थ्री वगैरह है, तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन ये सब चीज़ें पैदा करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू 49 नंबर एमसीक्यू रहेगा, साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोथर्मिया आर ऑल एक्सेप्ट। सारे साइन एंड सिम्टम हाइपोथर्मिया के हैं एक को छोड़ करके। पुअर फीडिंग करेगा, एपीनिया करेगा, सेंट्रल साइनोसिस करेगा और कूल एक्सट्रीमिटी उसकी रहेगी। तो पुअर फीडिंग, एपीनिया और कूल एक्सट्रीमिटी, और कूल एक्सट्रीमिटी के बारे में अभी हमने पढ़ा। सेंट्रल साइनोसिस का कहीं भी जिक्र नहीं था उसमें, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलते हैं 50 नंबर एमसीक्यू, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ डिलीवरी रूम टू मेंटेन वार्मथ ऑफ द न्यूनेट। नवजात शिशु के लिए गर्माहट बनाए रखने के लिए प्रसव कक्ष का तापमान कितना होता है। जो लेबर रूम का जो तापमान वो पूछा गया है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 25 से 28 डिग्री, 28 से 30 डिग्री और अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, 25 से 28 डिग्री लेबर रूम का टेम्परेचर इसमें रखा जाता है, नॉर्मली इसको कंसिडर करते हैं। A post-operative client treating in post-operative general ward after 6 days of the abdominal surgery wound be opened and intestinal protrude from the wound. This type of the surgical emergency is called। मतलब कोई पेशेंट आया है, पेशेंट का पेट का ऑपरेशन हुआ है, पेट की सर्जरी हुई है, 6 दिन के बाद है जो टांके वो खुल गए हैं, घाव खुल गया है और जो आंत है वो बाहर निकल दिखने लगी है, कोई ऑर्गन बाहर दिखने लगी है, तो इस तरह की जो सर्जिकल इमरजेंसी आ गई है उसको किस नाम से जानेंगे। ऑप्शन ए रहेगा कि वुंड रप्चर हुआ है, ऑप्शन बी रहेगा कि वुंड सेप्सिस हुआ है, ऑप्शन रहेगा सी वुंड एविस्ट्रेशन हुआ है और ऑप्शन डी रहेगा वुंड डेहिसेंस हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर सर्जरी के बाद कोई भी ऑर्गन अगर वहाँ से प्रोट्रूड होता है, बाहर आता है,
तो उसको वुंड एविसेशंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। वुंड डेहिसेंस के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊं तो इट इज ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, इम्प्रॉपर सुचरिंग और वुंड हीलिंग। मतलब वुंड डेहिसेंस का मतलब है भी बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है, टांके सही नहीं लगाए गए हैं, ये घाव बढ़ने के कारण सर्जिकल घाव है जो खुल जाता है। तो वो वुंड एविसेशन का मतलब ये रहेगा इट इज ओपनिंग टू सर्जिकल वुंड विद इंटरनल ऑर्गन आल्सो। इसके अंदर क्या होगा, एविसेशन का मतलब ये रहेगा कि जो जख्म है वो खुल चुका है और जो ऑर्गन है वो बाहर आ गए हैं सर्जिकल साइड से। फंक्शन ऑफ कुफर सेल, कुफर सेल का काम पूछा गया है, फंक्शन पूछा गया है कि ये फेगोसाइटिक फंक्शन करती है, सिक्रेटरी फंक्शन करती है, पिनोसाइट फंक्शन करती है और एक्सक्रीटरी फंक्शन करती है। तो कुफर सेल का जो ऑप्शन ए है फेगोसाइटिक फंक्शन ये करती है कुफर सेल, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुफर सेल क्या करती है, कुफर सेल आर प्रेजेंट इन द लीवर एंड इट्स फंक्शंस एज फेगोसाइटिस। ये लीवर के अंदर पाई जाती है और तो ये फेगोसाइटिस का काम करती है, डिस्ट्रॉय करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कुफर सेल आर ए माइक्रोफेजेस, एक माइक्रोफेजेस की तरह काम करती है। क्वेश्चन नंबर 53 देगा विच पार्ट ऑफ द टंग सेंस स्वीटनेस। मिठाई का जो स्वाद है वो टंग का कौन सा पार्ट है वो करेगा, एंटीरियर पार्ट करेगा, पोस्टीरियर पार्ट करेगा, लेटरल पार्ट करेगा या मिड पार्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि एंटीरियर पार्ट है वो मिठाई का टेस्ट करेगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग है वो मिठाई का टेस्ट करेगा। टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि एंटीरियर पार्ट है वो टेस्ट मिठाई का टेस्ट करेगा, पोस्टीरियर पार्ट या बैक पार्ट है वो बिटर टेस्ट करेगा, लेटरल पार्ट है वो साल्टी करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। डबल बबल साइन इज सीन इन द साइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डिजीज। डबल बबल साइन है वो किस रोग की व्यवस्था में देखा जाता है। डबल बबल रोग है वो किस में देखा जाएगा, तो ऑप्शन ए रहेगा इंटोसिसेप्शन, ऑप्शन बी रहेगा पायलोरिक स्टोनोसिस, ऑप्शन डी रहेगा सी रहेगा डुडिनल एट्रेजिया और ऑप्शन डी रहेगा डुडिनल अल्सर। तो ये जो 4 डिजीज बताई गई है इसके अंदर जो डबल बबल का साइन है वो कौन सी कंडीशन के अंदर पाया जाएगा, ऑप्शन सी है डुडिनल एट्रेजिया के अंदर ये कंडीशन है वो पाई जाएगी। डुडिनल एट्रेजिया इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इफ ए क्लाइंट वॉमिटिंग फ्रिक्वेंटली देन द क्लाइंट में सस्पेक्ट डॉग। अगर कोई ग्राहक बार बार उल्टी कर रहा है, पेशेंट बार बार उल्टी कर रहा है तो ग्राहक को क्या हो सकता है, पेशेंट को क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है विद हाइपरकेलेमिया, मेटाबॉलिक एल्कोसिस हो सकता है विद हाइपोकेलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपोकेलेसीमिया और मेटाबॉलिक एल्कोसिस विद हाइपरकेलेसीमिया। तो हाइपर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहेगा, मेटाबॉलिक एल्कासिस रहेगा विद हाइपोकैलेमिया, क्योंकि जो पोटेशियम वाला लेवल है वो कम हो जाएगा वोमिटिंग के कारण, उस कारण। चलते हैं 56 नंबर एमसीक्यू रहेगा हमारा। इनिशियली द मदर शुड फीड द बेबी एटलीस्ट। लगभग बच्चे को जो माँ दूध पिलाती है वो दिन में कितनी बार पिलाना चाहिए, 3 बार, 5 से 6 बार, 8 से 12 बार या 10 से 16 बार। तो ये इजी क्वेश्चन है, 8 से 12 बार टाइम्स ए डे हमें ये करना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कौन सा होता है। ऑप्शन ए रहेगा विटामिन ए, ऑप्शन बी रहेगा विटामिन बी, ऑप्शन सी रहेगा विटामिन सी और ऑप्शन डी रहेगा विटामिन डी है वो एंटी इफेक्टिव विटामिन रहता है। एंटी इफेक्टिव जो विटामिन है ऑप्शन विटामिन सी है वो रहता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू चेक ऑफ ए न्यूली प्लेस्ड एनजी ट्यूब। एक नई एनजी ट्यूब हमने डाली है तो एक्यूरेट मेथड कौन सा रहेगा उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरे कराएंगे, हम क्या कलर ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो आ रहा है उसका कलर देख के, या पीएच जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका पीएच चेक करके, या स्कल्टेट करके दी गैस्ट्रिक एरिया जहाँ पर गैस्ट्रिक एरिया के अंदर जहाँ पे एयर इंजेक्ट ट्यूब के अंदर चेक करेंगे। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए हम देखेंगे बेस्ट मेथड पूछा गया तो हमारा एक्सरे हमारा जो बेस्ट मेथड है वो रहेगा कि सबसे बढ़िया हम एक्सरे करा सकते हैं और एक्सरे के अंदर हमें वो चीज़ें शो हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा 59 नंबर है। द प्रिफर्ड साइट फॉर बोन मेरो एस्पिरेशन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर जो बोन मेरो जहाँ से लिया जाता है वो साइट पूछी गई है। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट, एंटीरियर इंफीरियर इलियक क्रेस्ट, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक क्रेस्ट या एंटीरियर इंफीरियर इलियक क्रेस्ट। तो बच्चों के अंदर जो बोन मेरो के अंदर से एस्पिरेशन किया जाता है वो कौन सी साइड से किया जाता है, ऑप्शन ए रहेगा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट से वो किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट से किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ इकोमाइसिस अराउंड द अम्बिलिकल इज कॉल्ड। ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन है
और इकोमाइसिस है। अगर अम्लाइकल के बाहर चौर पाया जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? होमन साइन, कूलन साइन, कर्निंग साइन और ओसिएंटर साइंस। ये 4 साइन यहाँ पर दिए गए हैं। होमन साइंस, कूलन साइंस, कर्निंग साइंस और ओसिएंटर साइन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो साइन है, जो टर्मिनोलॉजी की क्लास है उसके अंदर मैंने इन सभी के बारे में आपको बताया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी है, कूलन साइन इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 हम देखते हैं, विच विटामिन सप्लीमेंट इज नीडेड आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी के बाद कौन सा विटामिन सप्लीमेंट है वो लेना जरूरी होता है? ऑप्शन ए रहेगा साइनोकोबाल्मिन, ऑप्शन बी रहेगा स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी रहेगा थायामिन और ऑप्शन बी डी रहेगा पेंटोथेनिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कोई भी गैस्ट्रेक्टमी अगर सर्जरी हुई, गैस्ट्रेक्टमी की गई है तो उसके बाद में जो लेना जरूरी होता है, ऑप्शन ए है साइनोकोबाल्मिन लेना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्लासेस ज़्यादा लंबी होगी जी, लेंथी हो जाएगी और एग्जाम नज़दीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन है वो कवर करने हैं। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी इंट्रिंसिक फैक्टर कैन नॉट बी सीक्रेटेड दैट आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइनोकोबाल्मिन और बी डेवलप। क्योंकि गैस्ट्रेक्टमी के बाद में इंट्रिंसिक फैक्टर है वो सीक्रेट नहीं होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि विटामिन B12 का वो निर्माण है वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हम देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ द ऑब्स्टिपेशन एंड कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट। मतलब कॉन्स्टिपेशन कब्ज, कब्ज का जो कारण है वो क्या है को छोड़ करके, अगर इनएडिक्वेटेड फाइबर इंटेक ले रहे हैं तो होगा, डिक्रीज फ्लूइड इंटेक ले रहे हैं तो होगा, सिक्रेशन और सिक्रिटेंस हार्मोन अगर दिक्कत है तो होगा, एक्सेसिव फाइबर डाइट ले रहे हैं तो होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एक्सेसिव फाइबर डाइट, ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर रहेगा कि अगर एक्सेसिव फाइबर डाइट अगर हम ले रहे हैं तो हमें जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत है वो नहीं होगी। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये अगर तीनों चीज़ें हम करेंगे तो हमें हो सकता है। अगर इनएडिक्वेट फाइबर इंटेक ले रहे हैं, डिक्रीज फ्लूइड इंटेक ले रहे हैं और सिक्रेशन अगर हार्मोन सिक्रेशन का वो उसका हो रहा है तो ये हो सकता है। ये तीनों जो चीज़ें हैं इसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन की चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, फाइबर एक्सेसिव फाइबर डाइट है, इसके कारण जो नहीं होगा। तो ये हमारा जो राइट आंसर रहेगा, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट MCQ हमारा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस शुड बी नर्स टेक टू यूज ए वाइड बेस बोर्ड व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट टू गेट एन ए चेयर। मतलब एक पेशेंट है उसको कुर्सी पर बिठाने में सहायता करने के लिए नर्स ने चौड़े आधार वाले सहारे का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? उसको बैंड एट द वेस्ट एंड प्लेस आर्म अंडर द क्लाइंट आर्म एंड लिफ्ट, या वो क्या करेगी, फेस करेगी क्लाइंट के सामने रहेगी और बेंड नी को बेंड करेगी, प्लेस हैंड ऑन द क्लाइंट एंड फोरआर्म एंड लिफ्ट, या स्प्रेड हिज और हर फिट अपार्ट, या क्या करेगी स्टैंड एट द बैक ऑफ द पेशेंट एंड लिफ्ट हिम। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये बात हो जाए, कोई भी अगर व्हीलचेयर पर पेशेंट बैठा है उसको हम खड़ा कर रहे हैं तो हमें सामने खड़ा होना है, नी को बेंड करना है और पेशेंट जो हाथ है वो मरीज के फोरआर्म के अंदर में डालना है और उसको उठाना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, ए नर्स रिसीव कर रही है, रिपोर्ट कर रही है फॉर क्लाइंट एडमिट टू इमरजेंसी रूम के अंदर एडमिट है, हु शेड ही असेस फर्स्ट। सबसे पहले नर्स है वो क्या देखेगी? इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट है तो क्लाइंट विद चेरी रेड स्किन हु हैड बीन वेटिंग 15 मिनट। अगर रेड चेरी स्किन का कोई बंदा है तो उसको 15 मिनट के वेट करो। क्लाइंट विद ए ब्लड प्रेशर 180/76 ऑन 2 लीटर ऑक्सीजन पर आ रहा है, ठीक है, तो उसको प्राइमरी हमें देखना है। या क्लाइंट वॉमिटिंग कर रहा है, हीरोइन ओवरडोज अगर उसको हो गया है तो उसको हमें जल्दी देखना है। या क्लाइंट विद अस्थमा रिसीविंग ट्रीटमेंट फ्रॉम रेस्पिरेटरी थेरेपी, अगर उसका ये अस्थमा है, ये लंबा ट्रीटमेंट चलता रहता है तो ये कोई इमरजेंसी का कंडीशन नहीं रहेगा। ऑप्शन सी है, क्लाइंट वॉमिटिंग कर रहा है और हीरोइन उसने ओवरडोज कर लिया है तो एस्पिरेशन वगैरह की जहाँ पे दिक्कत हो सकती है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो क्लाइंट जो वॉमिटिंग कर रहा है हीरोइन ओवरडोज से उस पर देना है। चलते हैं 65 नंबर, करंट जेली लाइक स्टूल इज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्लिनिक। जो जेली लाइक स्टूल है वो कौन सी बीमारी के अंदर पाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए रहेगा इंटोस्ट्रक्शन के अंदर, ऑप्शन बी रहेगा इसोफेजियल एट्रेजिया के अंदर, ऑप्शन सी रहेगा हर्चस स्प्रंग डिजीज के अंदर और ऑप्शन डी रहेगा डाइवर्टिकुलोसिस के अंदर जो है करंट जेली लाइक स्टूल पाया जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। इंटूससेप्शन जो डिजीज है उसके अंदर जो ये डिजीज है वो पाई जाएगी। हर्चस स्प्रंग डिजीज है इसके अंदर तो सिर्फ रिबन लाइक स्टूल है वो पाया जाता है। 66 नंबर MCQ, प्रिंसिपल साइट ऑफ क्रोन डिजीज। क्रोन डिजीज का जो मुख्य स्थल वो कौन सा रहेगा?
वो कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए स्टमक के अंदर होगी, ऑप्शन बी इलियम के अंदर होगी, ऑप्शन सी रेक्टम के अंदर होगी और ऑप्शन डी है ड्यूडिनम के अंदर होगी। तो कोरोन डिजीज कहाँ पर होती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, इलियम के अंदर है। जो कोरोन्स डिजीज है वो इलियम के अंदर होती है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। 67 नंबर एमसीक्यू हमारा रहेगा, ए क्लाइंट इज द एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद ए बॉल ऑब्स्ट्रक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। एक पेशेंट है, उसको आंत के अंदर रुकावट आ गई है, अस्पताल में उसको लेके आए हैं, तो नर्स है वो कौन सा काम करेगा? सबसे पहले डेफिशिएंट नॉलेज, सेकंड ऑप्शन रहेगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट चेक करेगी, ऑप्शन थ्री रहेगा पीएन ड्यू टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन, उसको जो पेन हो रहा है उसको देखेगी, या डी रहेगा इन इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है तो उसको देखेगी। तो सबसे पहले वो क्या देखेगी? फ्लूइड वॉल्यूम का जो डेफिसिट है उसको चेक करेगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा 68 नंबर एमसीक्यू रहेगा, एक क्लाइंट है, रिसीव किया गया है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के अंदर, आफ्टर हेड बोवल उसकी सर्जरी हुई है, आफ्टर उसको क्या किया एट बोल सर्जरी हुई है, आफ्टर 5 डेज दी सर्जरी के 5 दिन बाद क्लाइंट बोल साउंड एब्सेंट आ रही है, 5 दिन के बाद में भी, और अब्डोमिनल डिस्टेंशन है आल्सो अकर हो चुका है। व्हाट इज द डायग्नोसिस, मतलब क्या बीमारी हो सकती है? तो ऐसी कोई कंडीशन है तो पेशेंट को इंटोस्ट्रप्शन हो सकता है, हिमोरेज हो सकता है, पैरालाइटिक सिस हो सकता है, या फ्लैक्चुएशन हो सकती है। तो ऑप्शन डी है। अगर इतने 5 दिन के बाद में भी अगर बॉवल मूवमेंट नहीं आ रही है तो उसको उस चीज़ का पैरालिसिस हो चुका है, पैरालाइटिक की वो कंडीशन है वहाँ पर पैदा उत्पन्न हो चुकी है। नेक्स्ट 69 नंबर एमसीक्यू रहेगा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एट्रोफिक विजिनिटिस इज, एट्रोफिक वेजाइनिटिस का सबसे आम कारण क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लैक ऑफ एस्ट्रोजन, लैक ऑफ गोनेडोट्रोपिन, लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों एट्रोपिक वेजाइनिटिस का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लैक ऑफ एस्ट्रोजन के कारण है, तो ये प्रॉब्लम है वो क्रिएट होगी। क्वेश्चन नंबर 70, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोनल रिफ्लेक्स। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, नर्व के बारे का क्वेश्चन है। नर्व के बारे में जो पिछली क्लासेस मैंने पढ़ाई है उनके अंदर मैंने बताया हुआ है, टोटली कम से कम 10 नर्व का मैंने बताया कि जो क्या क्या वर्क होगा। तो क्रेनियल नर्व ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो क्या रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कोरोनियल रिफ्लेक्स के लिए। ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी रहेगा 7 8 और ऑप्शन डी रहेगा 9। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 5। 71 नंबर एमसीक्यू हमारा रहेगा कि आइडेंटिफाई द एंजाइम दैट इज यूजफुल टू डाइजेशन ऑफ फैट। मतलब एंजाइम को आइडेंटिफाई करना है जो क्या करेगा? फैट के डाइजेशन में मदद करेगा। ऑप्शन ए रहेगा लाइसिन, ऑप्शन बी रहेगा अमाइलेज, ऑप्शन सी रहेगा लाइपेज और ऑप्शन डी रहेगा पेप्सिन। तो ऑप्शन फैट के डाइजेशन के अंदर ऑप्शन सी है लाइपेज हमारा जो बेस्ट है वर्क करता है, लाइपेज हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, which of the following sign is noted would be an early sign of the excessive blood loss in a mother immediate postpartum period। अगर postpartum period के अंदर immediate अधिक रक्तस्राव आने हो रही है तो हमें कौन सा संकेत है वो देखना चाहिए। ऑप्शन ए रहेगा कि उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ चुकी है, उसकी इंक्रीज जो पल्स रेट है वो 88/102 बीट पर मिनट चल रही है, उसका जो टेम्परेचर है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो चुका है, और ब्लड प्रेशर चेंज फ्रॉम 130 से लेकर के 124 और 88 से लेकर के 80 mm ऑफ एचजी पर आ चुका है। तो ये चीज़ें, तो राइट आंसर रहेगा बी ए, उसका जो पल्स रेट है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। 73 नंबर एमसीक्यू हमारा रहेगा कि परफॉर्म करें नंबर 73 देखते हैं, टू परफॉर्म कोलोस्टोमी इरिगेशन द कंटेनर्स और सॉल्यूशन बैग शुड बी हैंग्ड हाउ मच सेंटीमीटर अबव द स्टोमा। कोलोस्टोमी सिंचाई करने के लिए, उसको इरिगेशन करने के लिए तो जो कंटेनर या घोल का जो बैग है उसको कितने सेंटीमीटर पर ऊंचाई पर लटकाया जाता है? ऑप्शन ए रहेगा 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी रहेगा 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी रहेगा 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी रहेगा 15 सेंटीमीटर। तो उसको 45 सेंटीमीटर की हाइट पर लटकाया जाता है। The solution container for colostomy irrigation should be hanged on 15 to 18 inches or 45 centimeter above the stoma. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 74 नंबर, ऑल और द साइन ऑफ द अपेंडिसाइटिस एक्सेप्ट। अपेंडिसाइटिस के सारे साइन हैं एक को छोड़ करके, रोजिंग साइन, मैकबर्नी साइन, पीसोस साइन और ब्लमबर्ग साइन।
तो पिसोस साइन, बर्निंग साइन और रोसिंग साइंस, ये तीनों साइंस अपेंडिसाइटिस में पाए जाते हैं। बलमर्ग साइन है, ये अपेंडिसाइटिस में नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा। 75 नंबर के एमसीक्यू देखते हैं कि विच क्लिनिकल साइन इज विच प्रेशर्स अप्लाइड ऑन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन कॉज पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, पेन इज नोन एज। वह कौन सा चिकित्सकीय लक्षण है जिसमें पेट के बाएं निचले चतुर्थ भाग पर दबाव डालने पर निचले चतुर्थ थार्स में दर्द होता है। अगर बाएं साइड में दर्द डालेंगे तो लेफ्ट साइड में दर्द होगा। तो कुलन साइन उसको कहेंगे, डनफे साइन उसको कहेंगे, कोचर साइन उसको कहेंगे, या रोसिंग साइन उसको कहेंगे। तो ऑप्शन डी है, रोसिंग नाम साइन के नाम से इस चीज कंडीशन को जाना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू मैं आपको बता दूं, ये आप आराम से पढ़ लेना दोस्तों, क्लासें लंबी हो रही है। क्वेश्चन 76 नंबर एमसीक्यू रहेगा, हिपेटिक सिरोसिस क्या है? हिपेटिक सिरोसिस क्या है? Hepatic cirrhosis is known as atrophy of hepatic cells, degenerations and destruction of liver cells, structures in hepatic cells, necrosis of hepatic cells। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, degeneration and destructions of the liver cells। 77 नंबर एमसीक्यू रहेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर? एफआईआर की फुल फॉर्म पूछी गई है। फेशियल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, या फाइंडिंग आइडेंटिफाई रिपोर्ट होती है। तो एफआईआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है ऑप्शन बी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसको कहा जाता है। 78 नंबर हमारा एमसीक्यू रहेगा कि वेयर इज द बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए रहेगा गुजरात, ऑप्शन बी रहेगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी रहेगा हरियाणा, ऑप्शन डी रहेगा राजस्थान। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? वो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। 70 नंबर एमसीक्यू रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? वो सबसे हाईएस्ट है, कौन से स्टेट का है? ऑप्शन ए रहेगा राजस्थान, बी केरला, ऑप्शन सी रहेगा गुजरात और ऑप्शन डी रहेगा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी केरला इसका राइट आंसर रहेगा। 80 नंबर एमसीक्यू आज का हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 19 ईयर ओल्ड अनमेरिड गर्ल कम टू गायनी ओपीडी फॉर वैक्सीनेशंस अगेंस्ट। आज का 80 नंबर और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा, 19 ईयर ओल्ड अनमेरिड गर्ल है वो गायनी ओपीडी के अंदर आई है, वैक्सीनेशन करानी है सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट उसको। विच वैक्सीन विल बी एडमिनिस्टर्ड? उस क्लाइंट को कौन सी वैक्सीन हम देंगे? तो ऑप्शन ए रहेगा गार्डासिल उसको देंगे, ऑप्शन बी रहेगा टीसीवी उसको देंगे, ऑप्शन बी रहेगा बेक्स सेरो वैक्सीन उसको देंगे, और ऑप्शन डी रहेगा एचबीवी वैक्सीन उसको देंगे। तो इस तरह का जो पेशेंट होगा उसको गार्डासिल नाम की मेडिसिन है वो दी जाती है। 19 वर्षीय कोई अविवाहित उसकी लड़की है, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के खिलाफ उसको जो टीकाकरण है वो ओपीडी में लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा गार्डासिल वैक्सीन का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की 4th मॉडल पेपर की सेकंड इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि फर्स्ट क्लास में टेक्निकल इशू की वजह से वो कंप्लीट अपलोड नहीं हो पाई। तो आप दोनों क्लासेस को कंटिन्यू कंप्लीट पूरा वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें, और प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।